तो हम लोग एविडेंस एक्ट के लास्ट सेक्शंस पर बात करने वाले हैं और बड़े दिनों में साहब ये दिन आते हैं कि लास्ट सेक्शंस पर बात हो। कहां से 2-3 महीने, मेरे ख्याल से 4 महीने तो लग ही गए होंगे, और प्रतिदिन घंटा भर बोलने के बाद एक एक सेक्शन पर तब ये हो पाता है कि एक्ट खत्म हो। और वो भी अभी एक एक्ट खत्म हुआ है। जेके सिलेबस में 21 एक्ट है, हो सकता है 21 से एक ज्यादा ही हो, लेकिन जहां तक हमें याद पड़ रहा है 21 एक्ट। इसलिए जब तक धैर्य के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो जब तक धैर्य नहीं है तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। सरसों हथेली पर नहीं उगेगी, सरसों खेत में उगेगी और वक्त आने पर उगेगी। ऐसा भी नहीं होगा कि आज ही उगाओ और आज ही उगाए, उसमें समय लगेगा और पूरी मेहनत मांगेगी, वो तभी उगेगी। तो एक एक एक्ट खत्म करने में महीनों लगते हैं, और अगर कोई कहता है कि 9 महीने और साल भर में हम आपको तैयार कर सकते हैं, वो 100% झूठ बोलता है। दुनिया में वो हो ही नहीं सकता जो नहीं हो सकता। जिस काम में जितना समय लगना है उतना ही लगना है। आप सौभाग्यशाली हो कि आप जो पढ़ें बस वही पूछ दिया जाए, तो बात दीगर हो सकती है। लेकिन इतने सौभाग्यशाली और इतने संयोग जीवन में ये होते नहीं हैं। इतने संयोग तो उनके जीवन में नहीं हुए जो अवतारी पुरुष कहे गए, ठीक है, जिनको हमने अवतार माना है। उनके जीवन में भी बहुत संयोग घटित नहीं होते हैं। उन्हें भी सब कुछ पुरुषार्थ इसी से हासिल करना पड़ता है। तो इसलिए पुरुषार्थ तो आपको भी करना होगा। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, बहुत समय लगता है और काफी मेहनत होती है, तब जाकर एक एक एक्ट खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन ये शुरू करेंगे। तो सीआरपीसी में अब 531 धाराएं हैं, और ये सही है कि सीआरपीसी की धाराएं एक दिन में कम से कम 2-4 इतनी तो हो ही जाती है। तो भी कम से कम 4 से 5 महीने तो लगना ही है, और हर कीमत पर 4 महीने तो लग ही जाएंगे। और यही स्थिति कॉन्स्टिट्यूशन की होगी। तो बड़े सिलेबस हैं, लंबे सिलेबस हैं। हाँ, इतना तय है कि धैर्य पूर्वक चलते रहेंगे तो हो सब जाएगा, क्योंकि करते लोग ही हैं और लोग में बच्चे करते हैं, ठीक है, कोई फरिश्ते नहीं आते हैं। आप ही लोग करते हैं और सब होगा। इसलिए धैर्य पूर्वक करते रहे। हम लोग बात करने वाले थे 168 पर, जो पुराने एविडेंस एक्ट में धारा 165। इसे शब्दशः शुरू करने से पहले एक बात समझ लेनी चाहिए। देखिए, किसी भी विषय के प्रति ये जीवन में आपकी 2 भूमिकाएं हो सकती हैं। एक भूमिका यह है कि जो कुछ जैसा चल रहा है, हम केवल इतना सुनिश्चित करेंगे कि वो सब कुछ वैसा ही चलता रहे, और जो परिणाम आने होंगे वो परिणाम आए, हम उन्हें स्वीकार करेंगे। एक भूमिका जीवन में यह हो सकती है, और एक भूमिका इसे बोलते हैं न्यूट्रल। आपकी भूमिका है, आपकी तटस्थ भूमिका है। आप चीजों में कोई एक्टिव रोल ये प्ले नहीं कर रहे हो,
आप ये सुनिश्चित करने की कोशिश ये बिल्कुल नहीं कर रहे हो कि चीजें जितनी सही हैं उससे और अधिक सही हो। अर्थात अगर कोई अपनी भूमिका में गलती कर रहा है तो वो गलती ठीक हो, इसका कोई प्रयास अगर आपकी ओर से नहीं है तो यह कहा जाएगा कि आपका रोल पूरी गतिविधि में न्यूट्रल है, तटस्थ है, वो एक्टिव रोल नहीं है। और इस भूमिका को कुछ बातों में तो अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर यह कोई ठीक भूमिका हो ऐसा नहीं होता। आपको अच्छाई के लिए एक्टिव रोल इसको प्ले करना चाहिए कि चीजें ठीक हों। इसके लिए आपकी जो भूमिका है ये तटस्थ नहीं होनी चाहिए, ये एक्टिव प्लेयर की होनी चाहिए, ठीक है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब धर्म युद्ध होता है तब अगर कोई तटस्थ है तो वो अधर्म का पक्षधर है, क्योंकि जब धर्म युद्ध चल रहा है, जब मूल्यों की लड़ाई है, तो आपको उसके पक्ष में होना चाहिए जो मूल्यों के पक्ष में है। और इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, उन्हें हमने भगवान माना है, और भगवान किसी के पक्ष में नहीं होते, भगवान किसी के विपक्ष में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान सबके हैं। लेकिन इसके बाद भी महाभारत के युद्ध में कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, क्योंकि धर्म और सत्य उनके पक्ष में है। तो एक सिंबल है, एक संकेत है कि हमेशा जब मूल्यों की लड़ाई हो, जब सत्य की लड़ाई हो, जब सत्य का अन्वेषण हो रहा हो, तो आपको जिस ओर होना चाहिए वो पक्ष कौन सा होना चाहिए? सत्य का, धर्म का। और अगर उस समय आप निष्पक्ष बने हुए हैं तो आपसे ज्यादा गिरा हुआ और आपसे ज्यादा, ठीक है, समाज के लिए नुकसानदायक और कोई नहीं है। और अफसोसनाक कि आज के समाज में जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं वो इसी भूमिका में है, वो सत्य के पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं हमें तो किसी से कोई मतलब नहीं। आपको किसी से कोई मतलब क्यों नहीं है? आपको किसी से कोई मतलब होना चाहिए, लेकिन जिससे मतलब हो वो सत्य और धर्म के पक्ष में हो, उससे आपका मतलब होना चाहिए। यही वो प्रिंसिपल है जिस पर एविडेंस एक्ट की धारा 165 पुराने में और नए में 168 इसे इनेक्ट किया गया है। जब ट्रायल चलेगा, जब विचारण चलेगा, तो जज की दो भूमिकाएं हो सकती हैं। एक वो विचारण में एक्टिव रोल प्ले करे और दूसरा वो न्यूट्रल होकर बैठ जाए। अगर न्यूट्रल होकर बैठ गया तो दोनों पक्षकार जो करेंगे तो करेंगे, अंत में जो कुछ वो करेंगे उसके आधार पर जो भी निर्णय लिया जा सकता है ले लेंगे। लेकिन इससे सत्य का सम्यक अन्वेषण होगा, ये नहीं होगा। ये नहीं होगा कहने का तात्पर्य है कि इससे जो परिणाम आएंगे उनके बारे में संभावना यह भी है कि दोनों पक्ष गलती करें और उतनी सामग्री अभिलेख पर आए ना कि मामले का एक सम्यक और न्याय संगत न्याय निर्णयन हो सके। यह संभव है। लेकिन जज अगर एक्टिव भूमिका इसका निर्वहन करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी पक्ष अधूरी सी बात ये न छोड़ दे, और अगर छोड़े
तो उस अधूरी बात को पूरी करने के लिए ये कोई ऐसी बात जो स्वयं में अस्पष्ट है, उसको स्पष्ट करने के लिए जिस सीमा तक बात को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, अगर पक्ष ने उस सीमा तक बात को आगे नहीं बढ़ाया तो जो स्वयं आ गया है और उस बात को उस सीमा तक स्पष्ट करे, ताकि न्याय निर्णय के समय, क्योंकि न्याय निर्णय के समय साक्षी उपलब्ध नहीं होंगे, whatever will be available on the record, you will be bound to adjudicate according to that. इसलिए आज जब ऐसा व्यक्ति जो घटना के संबंध में जानकारी होने का दावा करता है, साक्षी के तौर पर न्यायालय में उपस्थित है, तो न्यायाधीश को यह प्रयास करना चाहिए कि बातें उस सीमा तक स्पष्ट हो जाए जिस सीमा तक उनका स्पष्ट होना यह मामले के सम्यक न्याय निर्णय के लिए जरूरी है। और कई बार यह आम जीवन में भी होता है कि आपको सच्चाई जानने के लिए प्रसंग से हटकर पक्षकार से बात करनी पड़ती है। आपको सच्चाई जाननी है और आपको पता है प्रश्न हम उससे करेंगे जिससे हम सत्य का अन्वेषण करना चाहते हैं, तो वो ठीक उत्तर नहीं देगा। तो आप घुमा फिरा कर सत्य जानने का प्रयास करते हो, अर्थात वे प्रश्न उससे करते हो जो प्रसंग से सुसंगत नहीं दिखाई देते, जो संदर्भ से विसंगत दिखाई देते हैं, ऐसे सवाल भी करते ही हो आप। तो यही तरीका इस सेक्शन में अपनाया गया है विधायिका के द्वारा भी। ये गारंटी किसने दी कि हम न्याय करेंगे? राज्य ने। न्याय करना ड्यूटी किसकी है? राज्य की। और जब राज्य की यह ड्यूटी है तो राज्य को ऐसी व्यवस्था इसको सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय हो। और राज्य न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित किसके माध्यम से करता है? कानून के माध्यम से। कानून राज्य का है और न्याय निर्णय भी राज्य कर रहा है। कानून जिसने बनाया वो विधायिका है, वो राज्य का भाग है। और जो न्याय निर्णय कर रहा है वो न्यायाधीश है, वो भी राज्य की ताकत का उपयोग कर रहा है। तो राज्य ही न्याय निर्णय कर रहा है और राज्य ही वो व्यवस्था बना रहा है जिसके मुताबिक न्याय निर्णय होना है। और ये गारंटी भी राज्य की है कि हम न्याय करेंगे। अब एक बात और, हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, न्याय का अर्थ है जो होना चाहिए सो हो। तो न्याय कभी भी नियम का उल्लंघन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। न्याय और नियम का उल्लंघन एक साथ नहीं चलते। और यही कारण है कि आपने परीक्षा में एक छोटी सी पर्ची जिसमें सिर्फ 1 नंबर का लिखा हुआ है और आपने अपनी मेहनत से 99 पाए हैं 100 में से, यानी 1 हटा भी दिया जाए तो 98 हैं। लेकिन अगर एक पर्ची भी मिल गई आपके पास तो न सिर्फ आपका रिजल्ट कैंसिल होगा बल्कि आप डिस्क्वालीफाई ये भी होंगे। और जो न्यायाधीश होते हैं या जो न्याय को जानने वाले होते हैं वे इस स्थिति को अन्याय नहीं कहते हैं, इसे वे नियम का पालन कहते हैं। आजकल
चलता है ना, वो 100 ग्राम वजन बढ़ा निकला। तो क्यों बढ़ा निकला? अगर नियम ये है कि आप 50 किलोग्राम के वर्ग में खेलेंगे तो वजन 50 किलोग्राम चाहिए, तो क्यों है 100 ग्राम ज्यादा? और अगर है तो आपको डिस्क्वालीफाई करना, ये कहां से गलत है? लेकिन ये बात सिर्फ न्याय निर्णय करने वाले लोग समझ सकते हैं, और इसीलिए उन्हें विद्वान कहा जाता है। तो न्याय कभी इसकी बात नहीं कर सकता। यह न्याय के प्रयासों में मर्यादा का उल्लंघन, मर्यादा यानी नियम, नियम मर्यादा ही तो है, कानून मर्यादा ही तो है। कानून एक मर्यादा है जो आपके कंडक्ट के सिलसिले में सेट की गई है कि यू कैन नॉट बिहेव बियॉन्ड दैट, यू मस्ट बिहेव विद इन द बाउंड्रीज सेट बाई लॉ। ठीक है, यही तो कानून है, यही तो मर्यादा है। तो न्याय मर्यादा का विरोधी नहीं हो सकता, और जब न्याय विरोधी नहीं हो सकता मर्यादा का, तो एक सीधी बात है कि न्यायाधीश सत्य का अन्वेषण करने में भी मर्यादा का उल्लंघन ये नहीं करेगा। और जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा तो वो पक्षकारों से बेसवाल नहीं करेगा, जो पक्षकारों से पूछे ही नहीं जा सकते, यानी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जो हम लोग पीछे पढ़कर आए हैं। ठीक है, ठीक है, सत्य का अन्वेषण करने के लिए आपको असंगत, विसंगत, सुसंगत सब कुछ पूछ लेने की ताकत है, और पूछना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि न्याय करने का वचन ये आपने दिया, इसलिए इट इज योर मॉरल ड्यूटी, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पूछें। और अगर आप नहीं पूछ रहे तो डेफिनेटली आप अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन ये कर रहे हो, माना ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी कर्तव्य, इसका निर्वहन, क्योंकि कर्तव्य एक नैतिक संकल्पना है, एक मॉरल कंसेप्शन है, तो कर्तव्य का निर्वहन कभी भी मर्यादा का उल्लंघन इसको करके नहीं किया जा सकता। ये यूं कहें, जब तक परिस्थितियां असाधारण न हो तब तक कर्तव्य का उल्लंघन, कर्तव्य का पालन मर्यादा का उल्लंघन करके नहीं हो सकता। और परिस्थितियां असाधारण है, ये कभी कभी होता है, ये हमेशा नहीं होता। और कानून सामान्य के लिए बनता है, अपवादों के लिए नहीं। अपवादों के लिए अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, और वे फिर सुप्रीम जुडिशरी और हायर जुडिशरी को दी गई। सामान्य विचारणा सामान्य कानूनों से चलेगा, और इसलिए कहा गया कि ठीक है, सत्य का अन्वेषण करने के लिए, न्याय का निर्णय करने के लिए, न्याय निर्णय करने के लिए आपको हर प्रकार की ताकत होगी, लेकिन वो सब कुछ पूछने की ताकत नहीं होगी। जो पूछने से या जो बताने से पक्षकारों को रुक जाने की सुविधा स्वयं राज्य के द्वारा दी गई है। हम लोग पीछे विशेषाधिकृत सूचनाएं पढ़कर आए हैं, प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। उस प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में पक्षकारों का हक कि वो उनसे कोई नहीं पूछ सकता, और कोई नहीं, इसका मतलब कोई नहीं, इसका मतलब जज साहब तो नहीं होते। और अगर विशेषाधिकृत सूचना पूछी जा रही है, विशेषाधिकृत अर्थात जिसका जवाब देने के लिए पक्षकार विवश नहीं है, ये जो उससे नहीं पूछा जा सकता कानूनन, और कोई न्यायाधीश उससे वो चीज पूछ रहा है, तो वो प्राधिकार का दुरुपयोग ये कर रहा है, और प्राधिकार के दुरुपयोग के समक्ष समर्पण ये कानून नहीं है। इसलिए पक्षकार अगर उसकी बात का कोई उत्तर नहीं देता तो न तो उस पर कोई अभियोग ये चलाया जा सकता है, और न ही अवमानना की कार्यवाही, कुछ नहीं है ये।
बल्कि उल्टा हो सकता है, न्यायाधीश महोदय के विरुद्ध कार्रवाई हो। क्योंकि हमने कई बार कहा कि चीजें सिर्फ प्रारूप में नहीं होती हैं, चीजें तत्व में होती हैं। कोई ठीक है वस्तु एयर कंडीशन के प्रारूप में बनाई जाए किंतु गर्मी फेंकती हो तो क्या उसे एयर कंडीशन कहेंगे? और कोई वस्तु एयर कंडीशन के प्रारूप में न भी हो लेकिन काम एयर कंडीशन का करती हो तो उसे एयर कंडीशन क्यों नहीं कहेंगे? तो न्यायाधीश का मतलब है जो न्याय करता है, और न्याय का अर्थ मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं है। ठीक है, मर्यादा का उल्लंघन यह है ही नहीं। तो मर्यादा का उल्लंघन अगर कोई करता है तो वो न्यायाधीश हो ही नहीं सकता। इसलिए ये कहा गया है, जब हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि न्यायाधीश सारे सवाल कर सकता है लेकिन ऐसा एक भी सवाल नहीं कर सकता जिसका उत्तर देने से पक्षकारों को सुरक्षा प्राप्त हो। ऐसा कोई सवाल नहीं कर सकता। फिर एक बात और कि न्यायाधीश महोदय अगर कोई असंगत विसंगत बात पूछ रहे हैं तो उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? पर्पस असंगत और विसंगत बात का पूछना नहीं है, बल्कि उद्देश्य यह है कि मामले का सम्यक न्याय निर्णयन हो। और जो असंगत विसंगत बात पूछी है उसका जो उत्तर है, मामले का न्याय निर्णयन अगर उस आधार पर किया जाए तो उसे सम्यक न्याय निर्णयन नहीं कह सकते। मामले का सम्यक न्याय निर्णयन उसी को कहा जाएगा जो न्याय निर्णयन उन बातों पर आधारित हो जो प्रसंग और संदर्भ में सुसंगत हैं, जिन्हें पूछा ही जाना चाहिए। अगर मामले का न्याय निर्णयन उन पर आधारित नहीं है तो उसे सम्यक न्याय निर्णयन नहीं कह सकते। तो यह बात भी सेक्शन में शामिल की गई है कि ठीक है, न्यायाधीश महोदय कोई सुसंगत, कोई असंगत, कोई विसंगत सब कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन मामले का न्याय निर्णयन उन्हीं बातों के उत्तरों के आधार पर होगा, अर्थात उसी साक्ष्य पर आधारित होगा जो सुसंगत और विवादित तथ्यों के साक्ष्य के तौर पर अभिलेख पर मौजूद है। अब ठीक है, एक बात और, एक चीज और कि न्यायाधीश महोदय को सम्यक न्याय निर्णयन के लिए यह ताकत दी गई है, अन्यथा उन्हें मामले में पक्ष नहीं बनना चाहिए। उन्हें जिस भूमिका का निर्वहन करना चाहिए वो न्यायाधीश की भूमिका है, और न्यायाधीश की भूमिका यह मांग करती है कि अगर पक्षकार अपना काम ठीक से न कर रहे हो then you must play the active role। और न्याय निर्णय के लिए जो कुछ जरूरी है उसे आप करें। अर्थात पक्षकारों ने कोई प्रश्न किया और जानबूझकर उसके उत्तर को अधूरा छोड़ दिया मीनिंग देर भाई उत्तर देना ये प्रश्नकर्ता उसका काम तो नहीं है, लेकिन उत्तरदाता ने उत्तर जो दिया वो संपूर्ण उत्तर नहीं है, तो प्रश्नकर्ता को फिर प्रश्न करना चाहिए, फिर पूछना चाहिए कि बताओ। लेकिन दोनों षड्यंत्र किए हुए, आधा अधूरा उत्तर आया और पक्षकार यानी प्रश्नकर्ता ने आगे प्रश्न करना यही उचित नहीं समझा। अब न्यायाधीश की एक्टिव भूमिका ये शुरू होती है। अब उसे प्रश्न करना चाहिए और मामले को स्पष्ट करने की कोशिश ये करनी चाहिए, और जैसे ही स्पष्ट हो रुक जाना चाहिए। अगर आप इससे आगे बढ़ रहे हो
तो आप पक्ष की भूमिका में आ रहे हो, आप निष्पक्ष कहां रह रहे हो। इसलिए 165 में सिर्फ यह ताकत है न्यायाधीश कि वे मामलों की जानकारी के लिए कोई भी प्रश्न ये कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न का मतलब, कोई भी प्रश्न होता है, कोई भी प्रश्न का मतलब यह नहीं होता कि प्रति परीक्षा का अधिकार मिल गया है उन्हें, यह नहीं है इसका मतलब। अगर इसका मतलब यह होता तो फिर विधायिका ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया होता वो शब्द ये होते कि विरोधी पक्षकार के साथ साथ न्यायालय को भी साक्षी की प्रतिपरीक्षा का अधिकार होगा, फिर शब्द ये होते। फिर ये शब्द होते ही नहीं कि मामले के सम्यक न्याय निर्णय के लिए न्यायाधीश को कोई सुसंगत, कोई विसंगत, कोई असंगत प्रश्न पूछने का हक होगा। इसके मतलब यह हुए कि यू कैन नॉट बी द पार्टी। मर्यादा ये स्वयं न्यायाधीश के लिए भी स्थापित है सेक्शन में। और आप ये नहीं कर सकते कि जो शक्ति प्रदाता उपबंध हैं अधिनियम में उनका अनुपालन आप करें और जो आपकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हो उन उपबंधों का आप पालन ही न करें, यह अपेक्षित नहीं है। तो न्यायाधीश महोदय को अगर न्याय निर्णय करने की ताकत अधिनियम से मिल रही है और अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति इसके मुताबिक वे न्याय निर्णय कर रहे हैं, न्यायाधीश महोदय को किस अधिनियम से न्याय निर्णय की ताकत मिल रही? सीआरपीसी, सीपीसी, जहां जुडिक्शन काज ऑफ एक्शन पर उन्हें मिल रहा है। तो एक अधिनियम इसका पालन आप करेंगे और एक अधिनियम जो आपकी शक्ति पर प्रतिबंध लगा रहा है उसका पालन आप नहीं करेंगे। प्रतिबंध लगाने का तरीका यह प्रत्यक्ष हो सकता है, अर्थात स्पष्ट शब्दों का प्रयोग इसमें प्रतिबंध लग सकता है और प्रतिबंध खूबसूरत शब्दों में यह लगाया जा सकता है क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो यह भी कहा जा सकता है और यह भी कहा जा सकता है कि भाई आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच नहीं है। अर्थ तो दोनों का एक है, लेकिन व्यक्ति की परिस्थिति, व्यक्ति का स्टेटस, भाषा उसके मुताबिक होती है। क्योंकि न्यायालय का स्टेटस भगवान का स्टेटस है। जैसे भगवान के बारे में नहीं मानेंगे कि वो किसी के पक्ष या विपक्ष में हो सकता है, ऐसे न्यायाधीश के बारे में नहीं मानेंगे कि वो किसी के पक्ष या विपक्ष में हो सकता है। इसलिए आक्रामक भाषा का प्रयोग सेक्शन में नहीं है। यह नहीं कहा गया कि आप प्रतिपरीक्षा के समान, विरोधी पक्षकार के समान साक्षी की प्रतिपरीक्षा नहीं करेंगे, यह नहीं कहा गया। आक्रामक भाषा का प्रयोग नहीं है, लेकिन जो भाषा है उसका अर्थ यही है कि आप पक्ष नहीं बनेंगे, आप निष्पक्ष यही रहेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि साक्षियों की प्रतिपरीक्षा ये करना शुरू कर दें सेक्शन द्वारा प्रदत्त अधिकार के आधार पर। आप सिर्फ सत्य का अन्वेषण करने की कोशिश करेंगे, इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन के समान विस्तृत परीक्षा ये नहीं शुरू कर देंगे। और आप देखेंगे न्यायालयों में तो वो कहते हैं टू कोर्ट लिखो और एक आध सवाल करेंगे सिर्फ। ये नहीं होता कि क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दें, और अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत, इसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अब सेक्शन की भाषा इसे पढ़ना शुरू करें तो आपको यही सब बातें दिखाई देंगी। क्या कहता है? जो पुराना 165 है वर्तमान में वही 168 है। कहता न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए, यानी आपके प्रश्न की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए
यानी एक आध बात उन दशाओं में जबकि सुसंगत तथ्यों का पता न चल रहा हो, ठीक है, तब सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी साक्षी से, किसी भी साक्षी या पक्षकारों में से किसी भी तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न जो वह आवश्यक समझे पूछ सकेगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न, यह नहीं कि क्रॉस एग्जामिनेशन करने लगेंगे आप। यू मे आस्क 1 or 2 क्वेश्चन, या ज्यादा भी जरूरत है पूछ लीजिए, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका सुसंगत तथ्यों का सबूत अभिप्राप्त करने के लिए। दिस शुड बी द पर्पज, यह आपका उद्देश्य होना चाहिए। और कोई भी प्रश्न पूछ सकेंगे आप, बट यू कैन नॉट क्रॉस एग्जामिन। शब्द अपने में एक मर्यादा यह स्थापित कर रहा है, ठीक है, और शब्द द्वारा स्थापित मर्यादा ये पहचाननी होगी। विधायिका ने जो शब्द इस्तेमाल किया है, वो शब्द विधायिका ने बिना विचार के इस्तेमाल नहीं किया है। वो शब्द प्रयोग सुविचारित है, और जब वो शब्द प्रयोग सुविचारित है तो उस शब्द के पीछे विचार क्या है, इसको जानना ही व्याख्या की कला या निर्वचन की कला या इंटरप्रिटेशन की कला ये कही जाती है। और न्यायालय को सिर्फ व्याख्या का हक है, कानून बनाने का हक नहीं है। बनाएगी तो विधायिका, और जो बनाया है उसी की व्याख्या करेंगे आप, और व्याख्या उसी की है या नहीं ये कोई सामान्य बुद्धि का मनुष्य जान सकता है। आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हो उस शब्द की सामान्य व्याख्या समाज के द्वारा क्या समझी जाती है, अगर वो व्याख्या आप नहीं कह रहे हो तो ये व्याख्या आपकी अपनी है, वो उस शब्द की व्याख्या नहीं है। इसलिए न्यायालय ने शब्द की जो व्याख्या की है वो शब्द की व्याख्या है या न्यायालय ने अपने अहम को संतुष्ट किया है, ये बहुत आसानी से जाना जा सकता है। ठीक है, शब्द प्रयोग जो हुआ है उसकी व्याख्या संदर्भ में क्या होनी चाहिए, संदर्भ को ध्यान रखते हुए जब न्यायालय उस ढंग से व्याख्या करता है तो व्याख्या ठीक है, अन्यथा न्यायालय की व्याख्या यह भी ठीक नहीं है। ए.के. गोपालन की व्याख्या को ठीक नहीं मान सकते कि वो सुप्रीम कोर्ट ने है। ठीक है, तो कोई भी व्याख्या ठीक ही है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको ये बातें खूब ठीक से समझनी चाहिए। सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि आपको क्लासों में यह सिखा दिया जाता है कि न्यायालय सबसे बड़ा, कतई नहीं, कोई नहीं सबसे बड़ा, कानून सबसे बड़ा है। कोई नहीं बड़ा है, कानून सबसे बड़ा है। न्यायालय कानून के मुताबिक चलेगा, उसका प्राधिकार सम्मान के योग्य है, इसलिए क्योंकि वो कानून के मुताबिक है। गैर कानूनी ढंग से आप बात करेंगे तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। हाँ, ये ठीक है, ये भी कानून है कि आप गैर कानूनी ढंग से बोलोगे तो हम आप ही से कहेंगे दोबारा विचार करो। ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन इससे आपकी बात को गलत कहने का जो हमारा हक है ये हमसे छिन नहीं जाता। असत्य को असत्य कहने का जो मेरा हक है ये छिनता नहीं है इस बात से कि आपने उसे सत्य कह दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। आप क्या कह देंगे इससे क्या लेना देना, शब्द स्वयं में कुछ कह रहा है। तो जब आप सेक्शन की भाषा पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी प्रश्न कर सकेगा, इसका अर्थ प्रतिपरीक्षा नहीं है, आप पक्ष का स्थान नहीं ले सकते। ठीक है, फिर कहता है कि तथा किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकेगा।
ठीक है, कोई भी दस्तावेज हो, उस दस्तावेज की कोई सुसंगति आपको दिखती है, नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी कोई भी दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया जा सकता है अगर उसमें कोई ऐसी चीजें जो सहायता कर सकती है न्याय निर्णय में। ठीक है, कोई भी दस्तावेज पेश करने का आदेश दे सकेगा, और न तो पक्षकार और न उनके प्रतिनिधि हकदार होंगे कि वह किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करें। आप लोग जब इस लाइन को पढ़ते हो तो आप लोग ऐसे मान लेते हो मानो ये न्यायालय को और न्यायाधीश को निरंकुश बना देने के लिए दिया गया शिक्षण है। बिल्कुल नहीं। जो ऑब्जेक्शन का हक छीना है वो इसलिए छीना है क्योंकि न्याय निर्णय के लिए उस दस्तावेज का प्रस्तुत होना या उस प्रश्न का किया जाना यह न्यायालय आवश्यक मान रहा है। ठीक है ना, सुसंगत तथ्य का पता चलाने के लिए या सुसंगत तथ्य का सबूत अभिप्राप्त करने के लिए यह सब कुछ जरूरी समझा गया, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायाधीश महोदय कुछ भी करेंगे और पक्षकार या उनके प्रतिनिधि कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है। अगर दो उद्देश्यों को छोड़कर, सुसंगत तथ्यों का पता चलाने या सबूत को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन को छोड़कर आप अपनी अहम की संतुष्टि के लिए या अपने प्राधिकार के प्रदर्शन के लिए कोई प्रश्न करोगे तो ऑब्जेक्शन होगा। वही बात है ना कि शब्द कहने का जो तरीका है वो न्यायालय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक सम्मानजनक तरीका यह अपनाया गया है। और सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या सुसंगत तथ्यों का सबूत अभिप्राप्त करने के लिए भी जिन प्रश्नों को पूछने से रोका है विधायिका ने, अगर वो आप पूछोगे तो भी पक्षकार आक्षेप करेंगे और उनके प्रतिनिधियों को भी ठीक है आक्षेप करने का हक ये होगा। आपसे जब हम बात करते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू किया करते हैं तो हम इसी प्रश्न के साथ शुरू होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया, काहे बनाया, और संविधान और संविधानवाद इसमें क्या फर्क है। तो संविधान इसलिए बनता है कि राज्य के अंगों को ताकत दी जाए, साथ ही साथ इसलिए भी बनता है कि राज्य के अंगों पर प्रतिबंध, उनकी शक्तियों को रोका जाए, उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाए जाए। और प्रतिबंध लगाने का जो तरीका होता है वो दो तरीके से लगता है। हम आपसे कहें कि आप ये नहीं करोगे और ये हम आपको बताएं कि आप ये करोगे, दो तरीके हैं। अब आप खुद कैसे हो इसके आधार पर तय होगा कि हम किस भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कहते हैं ये लातों की देवी हैं, ये बातों से मानेंगी ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब सामने वाले को देखकर भाषा का प्रयोग ये निर्धारित हुआ है। अगर आदमी समझदार है तो समझाने से मान जाएगा। तो खूबसूरत शब्दों का प्रयोग होता है, सिर्फ ये बता दिया जाता है जुडिशरी की ताकत लेजिस्लेचर की है, एग्जीक्यूटिव की है, और मान लिया जाता है कोई अतिक्रमण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्गन राज्य के हैं, इसलिए संविधान में इस भाषा में प्रयोग, ठीक है, इस भाषा का प्रयोग। अन्यथा भाषा यह भी हो सकती है कि सरकार इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी, जुडिशरी इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। ठीक है, तो संविधान शक्तियों पर प्रतिबंध यह भी लगाता है, लेकिन वो प्रतिबंध विविक्षित होता है, और विविक्षित यानी अंग्रेजी उसकी इंप्लाइड होती है, इंप्लाइड होता है, और उसको आपका निर्वचन इससे निकाला जाता है। वो यहां है, न्यायाधीश महोदय की शक्ति अनिर्बंधित ये नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड ये नहीं है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या सुसंगत तथ्यों का सबूत अभिप्राप्त करने के लिए कोई भी प्रश्न कर सकते हो, कोई भी दस्तावेज मंगा सकते हो, और किसी भी समय, चाहे साक्षी हो चाहे पक्षकार हो, लेकिन प्रश्न कर सकते हो, प्रतिपरीक्षा नहीं। और जिन बातों को पूछने से रोका गया वो भी नहीं पूछोगे।
इन दो बातों के लिए जो कुछ जरूरी है बस सिर्फ वही करोगे। और अगर इस सीमा में आप रहते हो तो पक्षकार और उनके प्रतिनिधि, उन्हें कोई भी आक्षेप करने का हक नहीं होगा। अच्छा, हक नहीं होगा इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम आक्षेप करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये कैसे तय होगा कि हमें आक्षेप करना चाहिए या नहीं? हम तो करेंगे। आप डिसाइड करोगे कि आक्षेप मेरा जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है, और उसके बाद आगे तय होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कि जस्टिफाइड था या अनजस्टिफाइड था। ठीक है, तो ये जो ताकत है वो न्यायालय को एक एक्टिव कोर्ट बनाती है, ठीक है, एडजुडिकेशन के लिए। आगे बढ़े, देखिए क्या कहता है। वह किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई आक्षेप करे, न ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की इजाजत के बिना प्रतिपरीक्षा करने के हकदार होंगे। ठीक है, यानी क्रॉस, अगर मान लीजिए उत्तर में कुछ आ गया, न्यायालय ने प्रश्न किया, उसका उत्तर में कुछ आया, तो पक्षकार उस उत्तर पर क्रॉस एग्जामिनेशन करने के हकदार सामान्य तौर पर नहीं होंगे, क्योंकि वो न्यायालय ने सिर्फ सबूत अभिप्राप्त करने के लिए या मामले को समझने के लिए किया है। लेकिन हो सकता है जरूरत हो तो न्याय करने के लिए सब कुछ किया जाएगा। अगर एडजुडिकेशन प्रॉपर हो, इसके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन उस उत्तर पर भी करना आवश्यक हो, तो फिर न्यायालय की इजाजत से वैसा किया जाएगा। और न्यायालय की इजाजत इसलिए नहीं, फिर वही बात कि न्यायालय कोई बहुत बड़ी चीज है, इसलिए क्योंकि वो निष्पक्ष है मामले में, इसलिए उसे ये ताकत दी गई कि उसकी परमिशन से क्रॉस एग्जामिनेशन ये भी हो सकेगा। बाकी तो न्यायालय के समक्ष दो पक्ष होंगे, वे अपनी अपनी बात कहेंगे। न्यायालय निष्पक्ष होगा, इसलिए सारी ताकत कोर्ट को दी जाती है। कारण सिर्फ इतना ही है, लेकिन ताकत देने से, ठीक है, अभिप्राय ये तो नहीं है कि आप स्वयं को पक्ष बना लो। ठीक है, इसलिए आप प्रतिपरीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन ये तो नहीं करने लगोगे, या फिर पक्षों की तरह साक्षी ने कुछ बताया, आप करो तुम झूठ बोल रहे हो। भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे पास कौन सा लाई डिटेक्टर है जिससे तुम्हें पता लग गया कि झूठ बोल रहा है? भाई यू आर सेइंग सो। साक्षी डर नहीं जाएगा, अब वो तुम्हारे मन मुताबिक नहीं बोलने लगेगा। भाई एक आम आदमी को तो यही लगता है कि जज साहब जाने क्या कर देंगे। ये तो लॉ नोइंग पर्सन होते हैं, वो ये मानते, उन्हें ये पता होता है जज साहब कुछ भी नहीं कर देंगे, और कुछ भी कर देंगे तो फिर जज साहब नहीं रहेंगे। ठीक है, ये जानकारी तो लॉ नोइंग पर्सन की है। एक आम आदमी तो यही मानता है कि जज साहब चाहे जो कुछ कर देंगे। आपने ये कहना उससे शुरू कर दिया तुम झूठ बोल रहे हो, क्यों? वो आपके मन मुताबिक जवाब नहीं दे रहा, तो मन मुताबिक जवाब नहीं दे रहा तो आप ये कहेंगे। आप उससे तेज आवाज में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सब आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो ताकत दी है उस ताकत का सम्यक इस्तेमाल ये होना चाहिए। ऐसा लगे कि आप प्रश्न कर रहे हो, ये न लगे कि आप डांट रहे हो। ठीक है ना, प्रश्न करने की ताकत है आपको, डांटने की नहीं, बुरा भला कहने की नहीं। और बुरा भला भी प्रश्नों के माध्यम से कहा जा सकता है, इसलिए ताकतों में फर्क करना पड़ेगा। और ये ताकतों में फर्क करना जिन वकीलों को आता है वे ही अच्छे वकील कहे जाते हैं। और अच्छे वकील के कोई सींग नहीं लग रहे होते कि अच्छे वकील के सींग हो और बाकी लोगों के ना हो। अच्छे वकील का मतलब ही है कि ही कैन एक्सप्लेन, ही मे एक्सप्लेन। आपको प्रश्न करने की इजाजत है, आप डांट क्यों रहे हो? ठीक है, आपके पास कौन सा लाई डिटेक्टर है कि आपको पता है कि वो झूठ कह रहा है? जो कुछ कह रहा है, अगर आपको लगता है झूठ है, तत्पश्चात उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग लगाओ ना, करो उसका ट्रायल, करो उसका विचार। लेकिन आप ये कह कैसे सकते हो? ठीक है, इसकी कोई ताकत किसी को नहीं है। ठीक है, परंतु निर्णय, अब देखिए बिल्कुल उसने प्रतिबंधित कर दिया शक्ति को। उसने कहा परंतु निर्णय उन तथ्यों पर जो इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए,
और जो सम्यक रूप से साबित किए गए हैं आधारित होना चाहिए। आपको प्रश्न ये करने की इजाजत है, चाहे सुसंगत पूछो, चाहे विसंगत पूछो, चाहे संगत पूछ लो, लेकिन जो कुछ आपने पूछा वो काहे के लिए पूछा? सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए और सुसंगत तथ्यों का सबूत अभिप्राप्त करने के लिए। तो फिर सीधी सी बात है कि निर्णय ये तो सुसंगत तथ्यों पर जो सबूत आया है उसी पर आधारित होना चाहिए। आपके प्रश्नों के उत्तर में जो कुछ उसने कहा उससे तुमने कहा कि हमें झूठ लग रहा है कि अब ये झूठ बोल रहा है, और आप झूठ बोलने के आधार पर निर्णय कर दो, इससे तो नहीं चलेगा। निर्णय तो सुसंगत तथ्यों और विवादित तथ्यों के साक्ष्य पर ही आधारित होना चाहिए। ठीक है, ये आपका परंतु से पहले जो कुछ लिखा है उसका अर्थ है। फिर परंतु आ गया, परंतु ये और न तो ये धारा न्यायाधीश को, अब देखिए बिल्कुल क्लियर प्रतिबंध लगाने लगे हैं, परंतु ये और की न तो ये धारा न्यायाधीश को किसी साक्षी को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या किसी ऐसी दस्तावेज को पेश करने को विवश करने के लिए प्राधिकृत करेगी जिसका उत्तर देने से या जिसे पेश करने से यदि प्रतिपक्षी द्वारा वह प्रश्न पूछा गया होता या वह दस्तावेज मंगाई गई होती तो ऐसा साक्षी दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए धारा 127 से 136 पर्यंत धाराओं के अधीन इनकार करने का हकदार होता। यानी आप कुछ भी ऐसा नहीं पूछोगे और न किसी ऐसे दस्तावेज को लाने का आदेश दोगे एज अ जज, जिसे लाने का आदेश यदि विरोधी पक्षकार देने का निवेदन आपसे करता या जिस प्रश्न को विरोधी पक्षकार क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे पूछता और वो उसके लिए मना करने का हकदार होता, तो ऐसा कुछ आप भी नहीं करोगे। ठीक है, सीधे कह रहा है पेश करने का हकदार होता, और न न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका पूछना किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 151 या 152 के अधीन अनुचित होता, यानी अशिष्ट, कलंकात्मक, इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल नहीं होंगे। या जो प्रश्न प्रतिपरीक्षा में पूछे जाने अनुचित हैं वो भी नहीं पूछोगे आप, ठीक है ना। और न वह एतस्मिन पूर्व अपवादित दशाओं के सिवाय किसी भी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य का दिया जाना अभिमुक्त करेगा, यानी सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका सबूत अभिप्राप्त करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसी चीज का सेकेंडरी एविडेंस लाने का आदेश ये भी दे सकता है, भले ही प्राइमरी है तब भी वो कह सकता है कि नहीं सेकेंडरी भी लाओ, देखे फोटोकॉपी में क्या लिखा है, क्योंकि तुमने प्राइमरी फर्जी बना लिया और जो फोटोकॉपी है वो असली की है। ठीक है, फर्क आ जाएगा। लेकिन उपरोक्त उद्देश्यों को छोड़कर सामान्य नियम यही है कि प्राइमरी लाओगे। ठीक है, सामान्य नियम यही है, तो इस स्थिति से भी किसी को मुक्त नहीं करोगे। और न्यायाधीश महोदय जो जिला स्तर पर बैठे होते हैं उन्हें बस परंतु के बाद जो कुछ लिखा है वो पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे मुंह में कुनैन की गोली घुरस दी गई। ऊपर वाला पढ़ने में उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, और उसकी भी व्याख्या करना उन्हें बड़ा खराब लगता है। पढ़ना ही बस उन्हें अच्छा लगता है, और परंतु के बाद जो लिखा है वो तो ऐसा लगता है कि नीम मुंह में डाला गया हो। लेकिन सेक्शन पूरा है और सेक्शन का सम्यक निर्वचन यह होना चाहिए, और जब सम्यक निर्वचन आप करेंगे तो आपको कानून के प्रति श्रद्धा यह पैदा हो जाती है। एकदम बैलेंस बात, एकदम बैलेंस बात, ना इधर ना उधर। इसीलिए कानून के प्रति एक श्रद्धा यह पैदा होती है, और जब कानून के प्रति श्रद्धा पैदा होती है तब वो समझ में आता है। अन्यथा तो कानून याद करते हैं, और याद करेंगे तो कितना याद करेंगे, क्या क्या याद करेंगे। और प्रिंसिपली बात को समझ लिया जाए कि कानून कभी ऐसा नहीं हो सकता जो किसी को अनुचित हक दे। फिर आप एग्जामिनेशन में बैठकर तुक्का भी लगाओगे तो वो सही बैठेगा, और वैसे एग्जामिनेशन में तुक्का लगाओगे हमेशा गलत होगा। आप कभी भी एग्जाम देके देख लेना, जितने तुक्के लगाओगे कानून में 90% गलत होंगे, 90% गलत। कारण ही यह होता है कि आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ये समझ में ही नहीं है। आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ये माने बैठे हो, मानो कानून न्यायाधीश महोदय के घर की खेती है,
आप ये माने बैठे हो। आपको लगता है न्यायाधीश महोदय वॉट एवर दे कैन डू, वॉट एवर दे लाइक दे कैन डू, आपकी मान्यता ये है। जबकि कानून सबको रेगुलराइज करने के लिए बना है और उसका स्टेटस, उसकी परिस्थिति सर्वोच्च है। ये मन में ध्यान करके जिस दिन कानून की व्याख्या शुरू हो गई उस दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर आप तुक्का भी लगाओगे, कुछ ना आता हो आपको पेपर में, आप तुक्का भी लगाओगे वो भी सही है और अदरवाइज वो गलत। ठीक है, तो ये आपका 168। अब व्यवहारिक तौर पर जो सेक्शन है वो लास्ट है, सैद्धांतिक तौर पर तो 170 लास्ट है। अब एक सीधी सी बात, कोई भी काम हुआ, कोई भी काम हुआ, उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई लेकिन काम ठीक हुआ है, अगर उस गड़बड़ को हटा भी दें तो भी काम के होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे टॉप आपने नकल की पर्ची से कर लिया, ठीक है, आपने टॉप नकल की पर्ची से किया और नकल की पर्ची के आधार पर जिस प्रश्न का उत्तर आपने दिया उस प्रश्न का उत्तर आपको सिर्फ 1 नंबर दे रहा है। ठीक है, सिर्फ 1 नंबर दे रहा है और ठीक है, आपके नंबर बाकी सारे अपनी मेहनत से हैं, लेकिन उस 1 नंबर से ही आप टॉप की पोजीशन पर आ गए। जिससे आपने टॉप किया है उसका सिर्फ 1 नंबर ही कम है आपसे। तो अगर, ठीक है ना, डिसीजन ये भी हो जाए कि आप टॉप तो नहीं हो लेकिन पास हम आपको मान लेते हैं, ठीक है, पास हो, क्योंकि बाकी सारे अंक हालांकि ऐसा परीक्षा के नियमों के मुताबिक होता नहीं है, परीक्षा के नियमों के मुताबिक तो आपने एक पर्ची भी इस्तेमाल किया आप दीवार होंगे, लेकिन मानो समझने के लिए बात को, सिर्फ जस्ट टू अंडरस्टैंड हम ये उदाहरण दे रहे हैं, आप सिर्फ समझने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, बाकी सैद्धांतिक तौर पर तो ये हो ही नहीं सकता। तो कानून ऐसे भी बन सकता है कि ठीक है हम आपको टॉप तो नहीं मानेंगे क्योंकि टॉप पोजीशन आपने सिर्फ 1 नंबर से हासिल किया और वो 1 नंबर आपने एक पर्ची से ही हासिल किया है, इसलिए टॉप तो नहीं है। अब क्योंकि इस बात की परीक्षा नहीं हो सकती कि शेष आपने किस तरह हासिल किया है, इसीलिए परीक्षा में नियम यह होता कि 1 नंबर की पर्ची भी मिल गई तो आप दीवार होंगे। लेकिन मानिए साइंस कोई ऐसा तरीका इजाद कर ले या आपको ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो जाए और आप ये जान सको कि शेष अंक जो टॉप के अलावा है वे आपने अपनी मेहनत से प्राप्त किए या नहीं, तो फिर कानून ऐसे भी हो सकता है कि चूंकि टॉप का जो नंबर है वो आपने उससे हासिल किया नकल से, इसलिए टॉप तो आप नहीं हो किंतु पास हो, यह भी बन सकता है। उस 1 नंबर को हटा देने पर भी आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। ठीक है, अच्छा अब यह भी हो जाए कि तुम्हारा एक ही नंबर है, तुम्हारा एक ही नंबर है, ठीक है, और पास होते हैं 33 पे, ठीक है, और यह सही है कि एग्जामिनर ने लापरवाही से तुम्हारी कॉपी क्या की, 10 नंबर का तुमने लिखा था वो सही है। अब तुम कह रहे नहीं हमारी तो परीक्षा दोबारा कराई जाए। अरे भाई काहे कराई जाए, तुम्हारा वो 10 नंबर का जांच भी लिया जाता तब भी तो तुम 11 ही नंबर पाए होते और पास तो 33 पे होते। तो अगर अग्रहण भी है, ठीक है, तो फर्क क्या पड़ा, ठीक है, जो कुछ अग्रहित है वो ग्राह्य भी कर लिया जाए तब भी रिजल्ट पर क्या फर्क आ रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और जो कुछ अनुचित तौर पर ग्राह्य कर दिया गया उसे हटा भी दिया जाए तो भी रिजल्ट पर क्या फर्क आ रहा, कुछ भी नहीं। तो प्रक्रिया बनाने का एक उद्देश्य यह भी होता है, प्रक्रिया बहुत कारणों से बनती है,
निष्पक्ष विचारण हो, सम्यक विचारण हो, जल्दी हो, ठीक है, ये सब उद्देश्य होते हैं। साथ ही साथ ये भी उद्देश्य होता है कि अगर कुछ अनियमितता भी हो गई, कुछ इरेगुलरिटी ये भी हो गई, लेकिन इरेगुलरिटी से कोई असर नहीं आ रहा रिजल्ट पर, तो जो इरेगुलरिटी रिजल्ट को प्रभावित नहीं कर रही है, उस इरेगुलरिटी का क्या मतलब। और ये बात आप सीपीसी में भी देखेंगे, सीआरपीसी में पहले वो 467, 68, 468 तो नहीं होगा, मेरे ख्याल 465, 466 वहां कहीं पर लिखा था कि कोई भी आदेश, कोई भी दंडादेश, कोई भी निर्णय अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट द्वारा सिर्फ इसलिए नहीं पलटा जाएगा कि साहब जो है किसी आदेशिका को जारी करने में कोई त्रुटि हो गई थी, आरोप की विरचना आदि के संबंध में भी, विचारण के स्थान के संबंध में भी इसी प्रकार के नियम दिए गए हैं। आप सीपीसी पढ़ोगे, सेक्शन 99 है, वो कहता है कि डिग्री पारित करने में अगर किसी पक्षकार को छोड़ा भी गया है विचारण के दौरान उसे पक्षकार बनाने से और उससे कोई फर्क नहीं आया बेटेरियल, तो इस बात का कोई मतलब नहीं होगा। लोकल जुडिक्शन, पिक्यूनरी जुडिक्शन के संबंध में सेक्शन 21 है, उसमें भी यही बात लिखी है कि किसी भी रिविजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट के द्वारा इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा जब तक कि आप ये साबित न कर दो कि आपने मामलों की प्रथम सुनवाई के स्तर पर या जिन मामलों में विवादकों का स्त्रीकरण होता है उनमें विवादकों के स्त्रीकरण से पूर्व अपनी आपत्ति को उठाया भी था और ठीक है, आपकी आपत्ति न सुनी जाने के कारण वास्तव में न्याय नहीं हो पाया, तब तक आपकी बातों पर कोई ध्यान ये नहीं दिया जाएगा। तो हर जगह ये स्थिति रहती है क्योंकि प्रक्रिया का उद्देश्य सम्यक विचारण है। अगर सम्यक विचारण हुआ लेकिन कुछ इरेगुलरिटी हो गई है तो उस अनियमितता का क्या मूल्य, यदि वह विचारण के अंतिम निष्कर्ष को प्रभावित या नहीं कर सकती। और ये हम लोग आम जीवन में ये भी कहते हैं कि अरे यार काम हो तो गया, जरा सा ये गड़बड़ भी हो गई तो क्या है, हो तो गया। तो जो तत्व में है वही तो ब्रह्मांड में है, जो आम जीवन में है वही तो कानून में है। क्योंकि कानून है क्या, अगर एक लाइन में बोले तो जीवन को सम्यक ढंग से, जीवन को ठीक ढंग से जीने की कला, बस इसी का नाम तो कानून है, और क्या है। तो आप सेक्शन देखें लास्ट, और ये व्यवहारिक तौर पर, अन्यथा सैद्धांतिक तौर पर लास्ट ये तो अब 170 है, हाँ पुराने एविडेंस एक्ट में 167 के रूप में यही सेक्शन लास्ट है, ठीक है। तो आप देखें कहता है, और ये खूब पूछा जाता है प्री में, धड़ाधड़ पूछा जाता है, पहली लाइन से भी पूछा जाता है और ये लास्ट सेक्शन भी खूब पूछा जाता है। कहता है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में, और लास्ट चैप्टर है ये, अध्याय 11 में सिर्फ एक सेक्शन है और अध्याय 12 में भी सिर्फ एक सेक्शन है। ये भी पूछा जा सकता है नए एग्जामों में कि सबसे छोटे अध्याय कौन से हैं एविडेंस एक्ट में, तो सबसे छोटे अध्याय यही हो गए, एक एक सेक्शन है सिर्फ, अध्याय 11, अध्याय 12, ठीक है। कहता है साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयं किसी भी मामले के नवीन विचारण के लिए या किसी विनिश्चय के उल्टे जाने के लिए आधार नहीं होगा। यानी केवल आप ये कहो कि साक्ष्य का अनुचित ग्रहण हो गया या साक्ष्य का अनुचित अग्रहण हो गया, केवल यही बात मामले के विनिश्चय को उलटने के लिए या नवीन विचारण का आदेश देने के लिए आधार नहीं होगी। दोनों काम नहीं होंगे, ना तो नवीन विचारण का आदेश मिलेगा, ना मामले में विनिश्चय उल्टा जाएगा, केवल इस कारण से कि कुछ साक्ष्य जिसे ग्राह्य किया जाना चाहिए था छोड़ दिया गया, या जिसे अग्राह्य किया जाना चाहिए था उसे ग्राह्य किया गया, दोनों बातों के आधार पर नहीं होगा। लेकिन यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है
यह प्रतीत हो कि आक्षिप्त और ग्रहित उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय के न्यायोचित ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य या अथवा यह है कि यदि वह अग्रहित साक्ष्य भी लिया गया होता तो उससे विनिश्चय में फेरफार न होना चाहिए था। यानी अगर न्यायालय को, देखिए लिखने का तरीका अलग हो गया है लेकिन बातें दोनों आ गई हैं। यह कि अगर न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वो साक्ष्य जिसे लेने से छोड़ दिया गया या वो साक्ष्य जो लिया गया अगर क्रमशः ले लिया गया होता या न लिया गया होता तो मामले का विनिश्चय पलट जाता। अगर यह उसका विचार है तो नवीन विचारण का आदेश भी दे देगा और विनिश्चय पलट भी देगा। और यदि उसका विचार यह है कि आक्षेपित साक्ष्य अगर ले भी लिया गया होता या न भी लिया गया होता तो भी फर्क कोई नहीं आता। वही कि तुम्हारा 10 नंबर का सवाल जांच भी देते तो भी तो 11 ही मिलते, पास कहां से हो जाते तुम, और एक हटा भी दे तो भी तो 98 रहेंगे। ठीक है, तो पास तो हो ही। अगर यह स्थिति है तो फिर मामले में विनिश्चय पलटा नहीं जाएगा क्योंकि बातें दोनों रहेंगी और ये खूब पूछा जाता है प्री में। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन, और लास्ट सेक्शन कुछ नहीं कह रहा, एक सामान्य नियम यह प्रतिपादित कर रहा है। प्रक्रिया आगे के लिए हमेशा बदल जाती है क्योंकि प्रक्रिया कोई हक नहीं देती है। प्रक्रिया से आपके अधिकार प्रभावित नहीं होते। अधिकार वे जिन पर न्याय निर्णयन होना है और वो सारभूत विधि यानी सबस्टेंटिव लॉ यह निर्धारित करता है कि आपका क्या अधिकार होगा। जो हत्या करेगा वो अमुक दंड से दंडित होगा, कल बदल जाए। ठीक है, और हत्या में दंड बढ़ जाए, बढ़ तो सकता ही नहीं, जितना है उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। लेकिन मान लो कोई ऐसा अपराध है उसमें दंड कल बढ़ जाए और आपने आज अपराध किया, आपका विचारण और तो अपराध के लिए दोष सिद्ध या बाद में हुए तो भी आपको बढ़ा हुआ दंड नहीं मिलेगा। आज की डेट पर जो दंड है वही मिलेगा क्योंकि दंड एक दायित्व है और दायित्व का निर्वहन आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो अधिकार और दायित्व, अधिकार और कर्तव्य इनमें यदि बदलाव होता है तो आपके अधिकार और कर्तव्यों की परिभाषा के लिए वही कानून इस्तेमाल में लाया जाएगा जो कानून उस समय प्रवर्तन में था जब आपने वो प्रश्नगत काम किया है जिस काम के किए जाने के कारण से आपके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में विचारण ये प्रारंभ हुआ है। तब आपके अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण उन्हीं बातों के आधार पर होगा, उसी कानून के आधार पर होगा। लेकिन अधिकार और कर्तव्यों के निर्धारण की प्रक्रिया ये डिफरेंट बात है और अधिकार और कर्तव्यों के निर्धारण की जो प्रक्रिया है इसको बदला भी जा सकता है। और अगर इसको बदल दिया गया तो चूंकि अधिकार और कर्तव्य के निर्धारण पर कोई अंतर नहीं आता, इसलिए अगर आपके अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण है ये बाद में शुरू हुआ है तो आपके बारे में, ठीक है, उस प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है जो प्रक्रिया उस समय प्रवर्तन में नहीं थी, जिस समय आपने वो काम किया था या जिस समय आपके ऊपर उस काम को करने का आरोप लगाया गया है जो कि विचारण में प्रश्नगत है। ठीक है, लेकिन तब गड़बड़ हो जाएगी जबकि आपने एक काम आज किया और आपके काम के बारे में विचारण जिस प्रक्रिया से चल सकता है वो प्रक्रिया शुरू भी हो गई, विचारण शुरू भी हो गया और विचारण लंबिता अवस्था में है, पेंडिंग है, और तब तक प्रक्रिया बदल गई। अब अगर नई प्रक्रिया आपके बारे में अपनाई जाए तो एक झंझट जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इन्हीं 3 बातों को ध्यान में रखकर यह सेक्शन बनाया गया और यह कहा कि ये नए एविडेंस एक्ट के प्रवर्तन में आ जाने के बाद अगर कोई विचारण शुरू होता है तो वो विचारण जिस काम के बारे में है वो विचारण वो काम कभी हुआ हो, लेकिन प्रक्रिया विचारण की तो आज शुरू हो रही,
तो जब आज शुरू हो रही तो ये एविडेंस एक्ट उस पर लागू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो विचारण चल रहे हैं अभी लंबितावस्था में है, फाइनल एडजुडिकेशन नहीं हुआ और तब तक ये एविडेंस एक्ट आ गया, तो उन पर पुराना एविडेंस एक्ट ही लागू होता रहेगा। जो नया शुरू होगा वो इसके मुताबिक, और जो चल रहा है वो पुराने के मुताबिक। यही आप देखें, इसे पढ़ लें। कहता भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 निरसित किया जाता है, वो तो निरसित हो गया, लेकिन ऐसे निरसन के होते हुए भी उस तारीख से तत्काल पूर्व जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, कब हुआ है? 1 जुलाई 2024 तब यह प्रवृत्त हुआ है। नोटिफिकेशन तो 1 जुलाई 24 को जारी हुआ। यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, कोई आवेदन, विचारण, जांच, अन्वेषण, कार्यवाही या अपील लंबित है, अगर लंबित है, पेंडिंग है, तो ऐसा आवेदन, विचारण, जांच, अन्वेषण, कार्यवाही या अपील ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व यथा प्रवृत्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन व्यवहार किया जाएगा, मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ, लेकिन लंबित होना चाहिए। अगर लंबित नहीं है, शुरू होना है, तो फिर इसी अधिनियम के मुताबिक होगा। यह सेक्शन से अपने आप क्लियर हो रहा है। लंबित है तो पुराने अधिनियम के मुताबिक होगा। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम समाप्त हो गया, और इसके बाद आप इसमें देख लेंगे कि ये 2 सर्टिफिकेट्स लगाए गए हैं, ठीक है ना। और ये सर्टिफिकेट्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में है, ठीक है। जो पहले 65A और 65B ये इन सेक्शंस में होता था, उन्हीं के बारे में ये 2 सर्टिफिकेट हैं। अब इनेक्टेड फॉर्म में लेजिस्लेचर के द्वारा दे दिए गए। पहले उनका कोई प्रारूप एविडेंस एक्ट में उपलब्ध नहीं था, बस ये जरूर था कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस प्रारूप में होना चाहिए ये लेजिस्लेचर ने बता दिया। तो एविडेंस एक्ट समाप्त हुआ। शेष हम लोग सीआरपीसी पर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे।